जनरल आसिम मुनीर के भाई हाशिम मुनीर को इस्लामाबाद के तालीमी बोर्ड में एक अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। आर्मी चीफ के भाई हाशिम मुनीर साहब को डायरेक्टर एफिलिएशन मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर तैनात किया गया है। अमूमी तौर पर तो जो एजुकेशन का शोबा है वो इतना लुक्रेटिव नहीं है, वहाँ माल पानी या पैसा उतना नहीं बनता, लेकिन ये जो पोर्टफोलियो है, ये जो पोजीशन है, ये बहुत ही अहम है। क्यों अहम है? जो इस्लामाबाद का तालीमी बोर्ड है या किसी भी डिवीजन का या डिस्ट्रिक्ट का जो तालीमी बोर्ड है, उसके नीचे वहाँ के तमाम प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में एटलीस्ट जो 12वीं तक की तालीम है, FSC तक की तालीम है, वो उनके अंडर आती है। अब उसमें होता क्या है कि इन तमाम प्राइवेट स्कूल्स को एफिलिएशन लेनी पड़ती है। पहले तो एफिलिएशन लेते हुए जब तक आप सर्टन लेवल का पैसा नहीं खर्च करते, रिश्वतें नहीं दी जाती, तो फाइल आगे ही नहीं चलती। तो पहले तो एफिलिएशन लेना मसला है, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है कि वहाँ पर काम ठीक हो रहा है, और फिर क्वालिटी कंट्रोल के छापे। तो ये जो तीनों चीज़ें इस ओहदे के अंदर हैं, वो कम से कम एजुकेशन के शोबा में मोस्ट लुक्रेटिव है। तो ये जितना भी ताना बाना है प्राइवेट कॉलेजेस का, स्कूल्स का, जो आप एज अ पेरेंट समझ सकते हैं कि आपसे कितना पैसा लिया जाता है, तो ये एक मेजर आजकल मनी मेकिंग मशीन है और बिजनेस है। आप समझ सकते हो कि कितने सारे लोग इस बिजनेस में पिछले सालों में आए हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स वक्त के साथ साथ तबाह हुए हैं और प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो शिफ्ट हो गई। अब इन हालात के अंदर इस ओहदे पर इनको तैनात करना अपने ताईं बहुत कुछ कहता है, लेकिन इंसाफ करना चाहिए, रिपोर्टिंग इंसाफ के साथ करनी चाहिए, झूठ कम बोलना चाहिए। इसलिए हम ISPR साहब की तरह एक साइड की पिक्चर नहीं दिखाएंगे, हम दूसरी पिक्चर भी दिखाएंगे। दूसरी पिक्चर ये है कि बहरहाल बहुत लुक्रेटिव होता है, लेकिन उतना लुक्रेटिव नहीं है जितना मोहसिन नकवी साहब का है। आखिरकार फिर भी एक तालीमी बोर्ड में डायरेक्टर एफिलिएशन मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ही तो हैं, और होंगे भी कितने कॉलेजेस और स्कूल जो हैं वो इस्लामाबाद के ही चलें कॉलेजेस और स्कूल होंगे या पूरे मुल्क में। ये भी आपको ज़हन में रहे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं पूरे मुल्क के अंदर जो वफाकी कॉलेजेस और स्कूल हैं, लेकिन वो मुल्क के कई और हिस्सों में भी हैं, उनकी एफिलिएशन भी इन्हीं के साथ होती है, लेकिन फिर भी ये उतना लुक्रेटिव नहीं है जितना मोहसिन नकवी का। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी भाभी साहबा हैं उनका ज़रा ज़्यादा इम्पैक्ट है, मीन ससुराल की साइड का ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये अगर कंपैरिजन करें तो जो ससुराल की इस टाइम मौजें लगी हुई हैं, वो वाली हाशिम साहब की पोजीशन जो है वो उसके मुकाबले में कुछ खास नहीं है। तो इसलिए खामखा इनको रगेदना नहीं चाहिए। चलें, जहाँ सारे सही वहाँ हाशिम मुनीर साहब भी सही। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, आज बहुत दिनों के बाद फैसल वोडा साहब जो हैं वो दोबारा उनके ऊपर से कपड़ा उठाया गया है। जी हाँ, उनके ऊपर घूंघट था, कपड़ा था, गायब थे वो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के मफादात कई और लोग पूरे कर रहे थे। आपके सामने आजकल कितने लोग हैं जो टॉपिक्स को डाइवर्ट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली कि जो डी चौक के अंदर गोली चली और जितनी कत्लो गारत हुई, वो लाशें किधर हैं, उस सारे नैरेटिव को खासा, मैं यही कहूँगा, खासा पीछे डाल दिया गया है, उसको खासा दबाने की कोशिश की गई है और किसी हद तक कामयाबी भी हुई है कि उसके ऊपर कम बात हो रही है। उसके लिए कितनी डाइवर्जन्स, कितनी PTI के अंदर डिफरेंट किस्म के बयानात, इमरान खान का सोशल मीडिया पाकिस्तान ले आओ, जब तक ट्वीट ख़त्म नहीं होगा ये नहीं होगा, हम छोड़ने को तैयार हैं, हम बूरबन भेजने को तैयार हैं, हम बनी गाला भेजने को तैयार हैं, नून लीग के बयानात, ये सब दिखावा है। मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि इस सारे काम में से सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन क्रिएट की जा रही है। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद फैसल वोडा दोबारा मीडिया के ऊपर आए और आकर उन्होंने वही काम किया, डाइवर्जन दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की गई। एक तो उन्होंने, आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर बोलते हैं, तो सीधी सीधी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को कत्ल करने की धमकी दी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फैसल वोडा ने आकर एक दफ़ा फिर कहा कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा है। जब एक शख्स रियासत की तहवील में है, मीन वो जेल में है, रियासत की तहवील में है, रियासत की वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन है, और उनकी हिफाजत के ऊपर अगर एक न्यूक्लियर रियासत जो है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाली रियासत, नंबर 1 भी है बहुत सारी चीज़ों में, वो रियासत अगर कहती है सिक्योरिटी देने की बजाय बार बार अपने टाउट्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, तवसत से आप तक ये धमकी भेजती है कि हम इमरान खान को कत्ल भी कर सकते हैं, तो ये एक तो डाइवर्जन भी है, दूसरा जाहिर है इसमें खतरा भी मौजूद है, और तीसरा ये मुज़ाकरात अपनी मर्जी का आउटकम लेने की भी एक कोशिश है। तो फैसल वोडा साहब जब आकर इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम देते हैं तो उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि अब आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जब आप आकर मीडिया पे ये कहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, तो लोगों को देर नहीं लगती ये समझने में कि ये आप असल में उनको कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। और ये DG ISPR और जितने लोग ISI या जहाँ से भी आपको ब्रीफ करते हैं और आपको बिठाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, ये कल को उनके गले पड़नी है, क्योंकि ये एक साबिक वज़ीर आज़म को और मुल्क के बहुत ही मकबूल लीडर के बारे में आप आवाम के सामने ये धमकी, नंगी धमकी जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ और बातें की। उन्होंने कहा कि अगर आप मकबूल हैं तो आप आसमानी मखलूक नहीं हैं, मतलब कि आप बहुत अहम नहीं हैं।
अगर आप मकबूलियत ही सिर्फ आपको आसमानी मखलूक नहीं बनाती। अच्छा, पूरी दुनिया में जहाँ पर जमहूरियत का महज़ब निज़ाम है, वहाँ पर तो अहमियत जो है, आसमानी मखलूक तो कोई भी नहीं होता, इंसान ही होते हैं सब। आप भी इंसान ही हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब भी इंसान ही हैं, और हमारे DGISI भी इंसान ही हैं। तो कोई भी आसमानी मखलूक नहीं होता। लेकिन पूरी दुनिया में जो मरवजा तरीका है वो यही है कि जमहूरियत में जो मकबूल होता है, जिसके पीछे अवाम सबसे ज़्यादा होती है, वही मुल्क की लीडरशिप करता है, वही मुल्क की जो मुस्तकबिल है उसके फैसले करता है। तो फिर अगर आप ये बताते हैं कि आप आसमानी मखलूक नहीं हैं, तो फिर आप तो बिल्कुल ही आसमानी मखलूक नहीं है। मैं फैसल बॉडा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जिनका कर रहा हूँ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, कि आप तो फिर बिल्कुल भी आसमानी मखलूक नहीं है। वो अलग बात है, खलाई मखलूक आपको नून लीग कहा करती थी, लेकिन आप शायद फिर समझते भी हैं कि हम खलाई मखलूक हैं, हम आला तर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुल्क के अंदर आला तरीन वही होगा जिसके पीछे अवाम सबसे ज़्यादा होगी। अगली बात, आपने कहा कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें हर सूरत सज़ा होगी। अब हमें नहीं पता था कि मुल्क के अंदर जो अदालतें हैं वो सारी की सारी फैसल बॉडा के नीचे हैं। अब आप और गौर कीजिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फैसल बॉडा के थ्रू अदालत की सज़ा सुनाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज़ा सुना रही है। तो जज फैसल बॉडा ने आज इमरान खान के बारे में ये फैसला सुनाया है कि उन्हें कल या परसों सज़ा सुना दी जाएगी। ये फिर एक और डाइवर्जन है। हमें पहले से पता है कि आपने सज़ा सुनानी है, और मैंने तो अपने एक व्लॉग में ये भी कहा था कि शायद 14 साल आप सज़ा सुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक का आपका पैटर्न यही है कि जो भी मुकदमात इमरान खान पर आपने बनाए हैं उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल सज़ा है वो आपने इमरान खान को दी है। तो मुझे यही लगता है कि आप दोबारा भी वैसी ही सज़ा सुनाने का हरकत करेंगे, हालांकि बनती नहीं है। केस क्या है? बिल्कुल फरसूदा केस। पैसे जो है वो किसी ने देने, एक गवर्नमेंट जो है वो पैसे भेज रही है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अपने अकाउंट में वो पैसे आ रहे हैं, ना इमरान खान के अकाउंट में गए, ना इमरान खान ने कोई फ़ायदा लिया। उस केस में से बहुत सारा प्रॉफिट भी जो इंटरेस्ट की मद में हुकूमत ने कमाया वो भी हुकूमत को मिल गया, असल पैसा भी मिल गया। आपने असल पैसा भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से हुकूमत ने ले लिया, और इमरान खान के ऊपर केस बनाया है कि एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो इमरान खान की मलकियत नहीं है, जिसमें से इमरान खान को ना कभी कोई प्रॉफिट हुआ ना हो सकता है, जहां बच्चों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ्री एजुकेशन बिल्कुल दी जाती है और रिसर्च होती है, उस यूनिवर्सिटी का आपने उन पर केस बनाया। लेकिन भारत, आप आज जज फैसल बॉडा ने सज़ा सुनाई इमरान खान को, ये सोचे बगैर कि इससे जो अदालतों की वैसे तो तौकीर रह नहीं गई कोई भी, लेकिन चलो जो रही सही है उसका भी आज सत्यानाश जो है वो फैसल बॉडा ने करने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा, जाहिर है उनको पीछे से उनके हैंडलर लाइनें लिख के देते हैं, हमारे साथ उन्होंने काम किया हुआ है, उनकी कैपेसिटी कितनी है हम तो जानते हैं, तो उन्हें पीछे से लाइनें लिख के दी जाती हैं, वो बेचारे बोलते हैं। लेकिन लाइनें लिख के देने वालों की काबिलियत जरा गौर कीजिए। तो अब जो लाइन लिख कर दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लाइन ये लिख कर दी है कि आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान के, वो पहले तो वेस्ट और अमेरिका की तरफ इशारा है कि वो डू मोर कहते थे पाकिस्तान को। तो अब फैसल बॉडा बताते हैं कि अब आर्मी चीफ ने ऐसे माहौल पैदा कर दिए हैं कि डू मोर से पाकिस्तान को वो इस तरफ ले आए हैं कि अब पाकिस्तान या आर्मी चीफ उनसे पूछते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, जो फैसल बॉडा साहब ने बोली, मेरे लिए इसमें क्या है। तो एक तो कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब जिन्होंने भी इनको ये लाइन लिख के दी है, तो आपके लिए कि कभी भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किसी से करवाते हैं और कौमी नोयत की बात हो रही हो, आर्मी चीफ की बात हो रही हो, पहले तो उनका इन चीज़ों में काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए, लेकिन चलें संभाला हुआ है आपने, वो भी हो रही हो, तो मी नहीं लिखते, अस लिखते हैं। हमारे लिए क्या है, मेरे लिए नहीं। तो किसी प्रोफेसर से लिंग्विस्टिक की क्लासेस होनी चाहिए। चलिए कम्युनिकेशन को छोड़ दें, वो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन लिंग्विस्टिक में भी ये लिंगुअल तरीके से भी कोई अच्छी बात नहीं है जो लिखी जा रही है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। कोई भी जो लीडरशिप होती है, कोई भी अपनी ज़ात की बात तो नहीं करती। हाँ, अगर आप सिर्फ यहाँ पर बात ही अपनी है, कोई एक्सटेंशन की बात हो रही है या अपने मफाद की, और आप भी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ सिर्फ अपने मफाद की बात वहाँ करते हैं, तो फिर हमें नहीं पता। लेकिन जो हमें पता है कि अगर ये अदारा जाती बात है या मुल्क के लेवल की बात है कि डू मोर से अब हम पूछ रहे हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर अस, तो यहाँ मी की जगह पर आइंदा अस लिख दीजिएगा मेहरबानी करके, और फैसल बॉडा को कहिएगा कि अस बोलें। अच्छा, फिर जब ये कहते हैं तो मेरे ग्रीनलैंड ज़हन में आता है, जर्मनी आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, फिर मेरे जहन में मैक्सिको आता है, फिर मेरे जहन में कनाडा आता है, तो मुझे चाइना आता है जिसके ऊपर टैरिफ्स लग रहे हैं ट्रम्प साहब की तरफ से। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे लिए भी ट्रम्प साहब ने कोई ना कोई जो हैम्पर है, गिफ्ट हैम्पर तैयार किया होगा। तो अब पता नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है कि जितनी फैसल बॉडा साहब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो हमसे ही पूछ के अपने घर के फैसले भी करेंगे, तो ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, फिर एक बात और मैं सामने रखना चाहता हूँ कि ये जब आप कहते हैं कि हम डू मोर से व्हाट्स इन इट फॉर मी तक ले आए हैं, चलें आप अस ना भी कहें, मी तक ही ले आए, तो आपकी खिदमत पे कर्ज है कि जब आपने टफ नेगोशिएशन करनी होती है ना, टफ नेगोशिएशंस के लिए आपकी पूरी कौम का एक जगह पर होना ज़रूरी है। आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो होती है या नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर पूरी कौम की कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आप देखिए, हिंदुस्तान अपने 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर कन्वर्ज किया, और वो था हमें वीक करना, पाकिस्तान को सरेंडर करवाना और पूरे खत्ते में अपनी हेजमनी क्रिएट करना।
अब इस एक बात के ऊपर उनकी तमाम सियासी जमातें, उनकी तमाम लिसानी जमातें, उनकी तमाम जो भी उनकी मिलिट्री, उनकी अदलिया, वो तमाम एक पॉइंट के ऊपर, एक एजेंडे के ऊपर मरकूज़ हैं। हमारे क्योंकि सभी के अपने अपने एजेंडे हैं, क्योंकि किसी को एक्सटेंशन चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। और फिर हमारे जो लिसानी फॉल्ट लाइन्स हैं, जो हमारे और दूसरी फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको अगर हम देखें तो हम इस पोजीशन में नहीं हैं। टफ निगोसिएशंस के लिए पहले आपको एक कौमी राय बनानी पड़ती है। आप वो बनाने के लिए लगातार कौम को डिवाइड करने वाले काम कर रहे हैं। आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कौम मजीद डिवाइड हो, जिसके पीछे 90% कौम खड़ी है। आपने उसे जेल में डाला हुआ है, आप उसे गद्दार, बागी, मुल्क दुश्मन, इंतशारी का करार दे रहे हैं। आपका जो बाहर बैठा हुआ डायस्पोरा है उस सबसे आप नफरत कर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप यहाँ सिर्फ लाशें दफनाने आते हैं, आपका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। उन्हें कहते हैं आप दूसरे मुल्कों में रहते हैं, सियासत भी वहाँ करें, आपका यहाँ क्या लेना देना। ये आप उन्हें ऑफिशियल मैसेजिंग करते हैं, आप एम्बेसीज के थ्रू उनकी लिस्टें बनाते हैं, आप उन्हें डराते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि हमने लिस्ट बना ली, आपके पीछे घर वाले रिश्तेदार जो है उन्हें उठा लेंगे। फिर आप डराते नहीं, आप उनके घरों में पहुंच जाते हैं, आप उनके रिश्तेदारों को हरास करते हैं, आप कईयों को उठा के ले जाते हैं, पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ आप कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप इस पोजीशन पे हैं कि आप किसी के साथ टफ, क्या आप तो नेगोशिएशन ही नहीं कर सकते, तो बैठ ही नहीं सकते। हाँ, अब तो आपने देना ही देना है। मुल्क की सलामती, मुल्क की इंटरेस्ट जो है उसकी, अब आप ये कहें कि आपने गिव अप करना है, क्योंकि आपने अपनी स्किन बचाने के लिए जो भी कोई मांगेगा वो आपको देना पड़ना है, क्योंकि आपकी पोजीशन ही नहीं है। आपकी जो मॉरल स्ट्रेंथ है वो इतनी वीक हो चुकी है कि जब आपने नेगोशिएशन टेबल पर बैठना है तो आपके पास ऑफर करने को कुछ नहीं होना। मसलन अपने आप जो आपका डिफेंस मिनिस्टर है, जब तालिबान की वहाँ हुकूमत कायम हुई तो इन्होंने कहा कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। अब आप गौर कीजिए, आज वही डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो तालिबान की उसी हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हम ये कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और तालिबान की वही हुकूमत आज हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मुलाकातें कर रही है। आज आप यहाँ नैरेटिव नजम सेठी से ये दिलवाते हैं कि उनके पास तो एयरफोर्स ही नहीं है, हमने अगर हमला कर दिया तो जवाब आ ही नहीं सकता। अब मैंने उस दिन भी अर्ज़ की थी, अगर हिंदुस्तान वहाँ लाकर 4 जहाज़ खड़े कर दे तो फिर क्या होगा। तो हमें खुद नहीं पता कि कल जिनके बारे में हम कहते थे कि ताकतें हमारी हैं, खुदा तुम्हारा है, या हमने अमेरिका के लिए ये ट्वीट किया था ख्वाजा आसिफ साहब ने तब, और आज मामला किस तरफ हैं वो आपके सामने। फिर हम नए नैरेटिव चलाते हैं, हमारे रियासती इदारे ऐसे नैरेटिव चलाते हैं कि अफगानिस्तान की टीम का हमने बाइकआउट कर देना है। ये मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर वो जो नामालूम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ये ट्रेंड्स चलाते हैं। हमें कोई समझ नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ अस की बात नहीं है, यहाँ पर मी की बात नहीं है, तो हम बिल्कुल ही तबाही फेर रहे हैं। अच्छा जी, आगे कामरान टेसोरी साहब को भी छोड़ा गया मैदान में। उन्होंने कहा फौज पर तनकीद इमरान खान की वजह से हो रही है। नहीं जनाब, फौज पर तनकीद जो मौजूदा फौजी क़यादत है उनके कामों की वजह से हो रही है। जो जुल्म सितम उन्होंने किया, जैसे इलेक्शन चोरी करवाया, चोरों को पाकिस्तान के ऊपर बिठाया, वो जो तमाम जुल्म हैं जो इमरान खान पर, पीटीआई पर और दूसरे पाकिस्तानियों पर किए गए, उसकी वजह से उन पर तनकीद हो रही है, इमरान खान की वजह से नहीं। अगली खबर है जी, इमरान खान के साथ इतवार वाले दिन मुलाकात करवाएगी। जी हाँ, छुट्टी वाला दिन, जिस दिन मुलाकात का दिन नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट ने उस दिन जो कमेटी है हुकूमत को इजाज़त दी कि उनको बुला लें और उनसे मुलाकात करवा लें। तो आज इतवार वाले दिन, और उसमें ख्वाहिश भी यही होगी कि दो ऐसे लोग जो ना आ सकें, जैसे हामिद खान और सलमान अकरम राजा, दोनों को चाहते होंगे कि ये ना ही आए, और वो लाहौर में होंगे, तो अचानक से मुलाकात का टाइम दिया। लेकिन जाहिर है मुलाकात करनी थी, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने बताया कि कंट्रोल्ड मुलाकात थी, लेकिन बहरहाल मुलाकात हो गई, जिसमें इमरान खान ने बड़ा वाजे किया कि 31 जनवरी ही हमारी डेडलाइन है। उसके बाद फिर जो सिविल नाफरमानी की मुहिम जो है वो ज़ोरों पर शुरू की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे मुतालबात हैं, मेन अगर जुडिशल कमीशन ना बना 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर, तो मामला आगे नहीं चलेंगे, कोई और नेगोशिएशन मजीद आगे नहीं होंगी। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो कैप्टन सफदर साहब के कुछ इरशादात हैं, जो शायद हम बेहतर है कि उस पर सुबह बात कर लें। उससे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ वो एक हंगामी ISPR इंटर्नशिप हंगामी प्रोग्राम है जो शुरू किया है। जी हाँ, ये आप गौर कीजिए कि जो इंटर्नशिप होती हैं वो नॉर्मली तो शुरू होती हैं, आपको पता है कि वो समर में होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं और उनको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। तो वो जो समर की वेकेशंस होती हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो 3 महीने की होती हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पूरी दुनिया में, किसी और जगह, पूरी दुनिया में यही है। तो इंटर्नशिप्स जो हैं वो समर की उस ब्रेक के अंदर दी जाती हैं। अब आप सोचिए कितने हंगामी हालात होंगे कि ISPR ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, और वो उसको भी उन दिनों में जब यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई। अब बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा या आपकी इंटर्नशिप करेगा, लेकिन क्योंकि मामलात आपके हाथों से निकल रहे हैं बयानिए के, तो अब यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका ब्रेन वॉश करने के लिए वो जो अभी 2 अरब रुपया लिया गया था फेक न्यूज़, वो ये किया जा रहा है। अब अपनी तरफ से इन लोगों को तनख्वाहें दी जाएंगी, इनको बुलाया जाएगा, इनको ब्रेन वॉश किया जाएगा, इन्हें अपनी कहानी बताई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इन्हें रिक्रूट करें ताकि ये सोशल मीडिया पर जाकर आपका बयानिया दें।
अब ये अरबों रुपया कौम का नया झूठ बेचने के लिए इन नौजवानों के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हंगामी हालत देखिए ISPR की, कि उन दिनों में जब यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं और नौजवानों की तालीम का हर्ज करके अब उन्हें इस इंटर्नशिप के प्रोग्राम में फंसाया जाएगा। वहाँ पर वो जाएंगे तो उनको एक ऐसा बयानिया दिया जाएगा जो सच नहीं होगा, बिल्कुल अपना झूठा बयानिया उनके सामने रखा जाएगा और पैसों के एवज और उनकी ब्रेन वॉशिंग के एवज बाद में सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें एक्टिवेट करके ये नैरेटिव की जंग जो है ये जीतने की कोशिश की जा रही है।